हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अर्पित में। आज हम आरआरबी ग्रुप बी 2026 के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 3 अगस्त को पहला एग्ज़ाम है इसका। इसके लिए हम साइंस की महा मैराथन लेके आए हैं, वन शॉट ऑफ साइंस। इसमें हम टॉप टॉप 200 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, आपकी तैयारी को एक फाइनल टच देने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की मैराथन। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी? एसआई यूनिट वर्क और एनर्जी की क्या है? न्यूटन, जूल, वॉट, पास्कल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला सवाल, शक्ति पावर की एसआई इकाई निम्नलिखित में से क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? तो पावर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी इसमें से? जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट। तो पावर की एसआई यूनिट हो जाएगी वॉट। अगला सवाल, ओम का नियम, ओम्स लॉ, किस सूत्र द्वारा निरूपित किया जाता है? बाय विच फॉर्मूला इज ओम्स लॉ रिप्रेजेंटेड? तो ओम्स लॉ कौन सा है? V इक्वल टू आई अपॉन आर, V इक्वल टू आई आर, P इक्वल टू वी आई इक्वल टू वी आर। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। अगला सवाल, वाहनों में पीछे का दृश्य रियर व्यू देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स फॉर रियर व्यू? यानी कि व्हीकल्स में जो पीछे का व्यू देखने के लिए कौन सा मिरर यूज होता है? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर, बाईफोकल लेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर जो है वाहनों में पीछे का व्यू देखने के लिए यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। अगला सवाल, डॉक्टरों द्वारा कान, नाक व गले की जांच हेतु किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू एग्जामिन ईयर, नोज एंड थ्रोट? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस। तो नाक, कान और गले की जांच के लिए जो मिरर यूज किया जाता है डॉक्टर द्वारा वो है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर। अगला सवाल, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रथम नियम को बाय व्हाट द अदर नेम इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज नोन? तो न्यूटन के पहले लॉ को किस नाम से जाना जाता है? संवेग का नियम, जड़त्व का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला सवाल, बल फोर्स का सूत्र F इज इक्वल टू एम ए न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? द फॉर्मूला फॉर फोर्स F इज इक्वल टू एम ए इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ न्यूटन्स लॉस? मतलब न्यूटन का ऐसा कौन सा लॉ है जिससे फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन F इक्वल टू एम ए फॉर्मूला निकल के आता है? प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, ये तो लॉ ऑफ इनर्शिया है। द्वितीय नियम सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ से जो है F इज इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला निकल के आता है। और तृतीय नियम थर्ड लॉ जो है ये एक्शन और रिएक्शन एक्शन रिएक्शन लॉ जो है ये है थर्ड लॉ। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकंड लॉ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन। अगला सवाल, रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट propulsion वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? तो रॉकेट propulsion जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? गति का तृतीय नियम एवं संवेग संरक्षण, थर्ड लॉ एंड मोमेंटम कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण, मास कंजर्वेशन, केवल प्रथम नियम ओनली फर्स्ट लॉ। तो रॉकेट प्रपल्सन जो काम करता है ये गति का तृतीय नियम एवं संवेग संरक्षण पे काम करता है। अगला सवाल, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एट द सेंटर ऑफ द अर्थ? तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो g का मान है वो क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अनंत इनफाइनाइट, शून्य जीरो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो है सेंटर ऑफ द अर्थ पे जो है पृथ्वी का जो गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है जीरो जीरो होता है। अगला सवाल, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस? यानी अर्थ सरफेस से एस्केप वेलोसिटी का मान क्या है? 9.8 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 42 किलोमीटर पर सेकंड, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। तो पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगला सवाल, ध्वनि की तरंगें साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगें होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स? तो साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवर्स वेव्स, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, गैर यांत्रिक तरंगें, नॉन मैकेनिकल वेव्स।
तो जो साउंड वेव्स होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रकाश तरंगें लाइट वेव्स किस प्रकार की तरंगें होती हैं? व्हाट टाइप ऑफ वेव्स आर लाइट वेव्स? तो लाइट वेव्स जो है किस प्रकार की तरंगें होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगें ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यांत्रिक तरंगें मैकेनिकल वेव्स, पराश्रव्य तरंगें अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो लाइट वेव्स जो होती हैं ये होती हैं अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगें ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला सवाल, तरंग आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी? तो वेव फ्रीक्वेंसी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर पर सेकंड, रेडियन। तो एसआई यूनिट जो है फ्रीक्वेंसी की होती है हर्ट्ज। डेसिबल किसकी? डेसिबल है साउंड की, साउंड की एसआई यूनिट डेसिबल है, यानी कि आवाज़ की, साउंड की। मीटर पर सेकंड किसकी है? वेलोसिटी की, वेलोसिटी या फिर वेग की, वेलोसिटी, 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 वी ई एल ओ, वेलोसिटी या वेग की जो है मीटर पर सेकंड है। और रेडियन ये किसकी होती है? ये एंगल की होती है, एंगल। ठीक है। हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी कैसे यूनिट है, हर्ट्ज। अगला सवाल, मानव कान के लिए श्रव्य तरंगों ऑडिबल साउंड की आवृत्ति सीमा कितनी होती है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर द ह्यूमन ईयर? मतलब मानव के जो कान हैं वो कितनी रेंज तक के साउंड को सुन सकते हैं? फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है उसकी? 0 से 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से 5,000 हर्ट्ज। तो ऑडिबल साउंड जो है ये होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? एट व्हाट टेम्परेचर आर द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स इक्वल? टेम्परेचर जो है ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कब बराबर होता है? 0 डिग्री, 100 डिग्री, -40 डिग्री, 37 डिग्री। तो -40 डिग्री पे जो है टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, जल का अधिकतम घनत्व मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर किस तापमान पर होता है? एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर हैव मैक्सिमम डेंसिटी? मतलब कितने टेम्परेचर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है इस पर मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की। अगला सवाल, सूर्य में ऊर्जा उत्पादन की मुख्य प्रक्रिया कौन सी है? व्हाट इज द मेन प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सन? मैन एनर्जी, मेन प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। अच्छा, एनर्जी प्रोडक्शन की मेन प्रोसेस क्या है? नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिशन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, रासायनिक दहन, केमिकल कंबशन, रेडियोधर्मी क्षय, रेडियो एक्टिव डिके। तो मेन प्रोसेस जो होती है एनर्जी प्रोडक्शन के सन में वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, परमाणु बम एटॉमिक बॉम्ब किस सिद्धांत पर आधारित होता है? एन एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? नियंत्रित संलयन, कंट्रोल्ड फ्यूजन, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ताप आयनीकरण, थर्मल आयोनाइजेशन। तो परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है वो होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोधकता इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी? इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है? ओम, ओम मीटर, महो उल्टा, जो उल्टा ओम, महो, एम्पियर, एमएचओ, उल्टा, उल्टा ओम जो है उल्टा ओम, मतलब एमएचओ, एम्पियर। तो इसकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की? वो हो जाएगी ओम मीटर। ओम मीटर जो है ये इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की ऐसे यूनिट हो जाएगी। अगला सवाल, साधारण विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो साधारण विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो किस धातु का बना होता है? व्हाट मेटल इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ? तो जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का होता है? तांबा, नाइक्रोम, टंगस्टन, एल्यूमिनियम। तो ये होता है टंगस्टन का। नाइक्रोम से क्या होता है? नाइक्रोम जो होता है ये होता है हीटर का जो वायर होता है ना, हीटर की जो स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग, हीटर स्प्रिंग जो है ये नाइक्रोम वायर की बनी होती है, हीटर स्प्रिंग। अगला सवाल, विद्युत हीटर का कॉइल एलिमेंट किस मिश्र धातु से बना होता है? द हीटिंग कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ विच अलॉय? तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो कॉइल होती है किससे बनी होती है? अभी बताया पीछे, नाइक्रोम से बनी होती है। इसका सही जवाब होगा नाइक्रोम। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, नियर साइटेडनेस? मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो है मायोपिया, इसके लिए
कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, समतल लेंस, प्लेन लेंस। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया के लिए जो है अवतल लेंस या कॉन्केव लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर यहीं हाइपरमेट्रोपिया के लिए जो है हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूरदृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष के लिए जो है ये उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के संशोधन हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया फायर साइटेडनेस? अभी बताया इसके लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। अगला सवाल, लेंस की क्षमता पावर ऑफ लेंस को किस मात्रक में मापा जाता है? इन विच यूनिट इज द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड? तो लेंस पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? वॉट, जूल, डायप्टर, ल्यूमेन। तो पावर ऑफ लेंस की यूनिट होती है डायप्टर। अगला सवाल, आकाश का रंग नीला दिखाई देने के मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, किस कारण से? प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन, प्रकाश का विक्षेपण डिस्पर्सन। तो आकाश नीला किस लिए दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। अगला सवाल, रात में तारों का टिमटिमाना किस भौतिक परिघटना के कारण होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट इज ड्यू टू विच फिजिकल फिनोमेना? तो रात को तारे किस वजह से टिमटिमाते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, विवर्तन डिफ्रैक्शन, ध्रुवीकरण पोलराइजेशन। तो ये जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। अगला सवाल, पानी में डूबी हुई छड़ पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ी हुई दिखाई देने किसका उदाहरण है? अच्छा, आ रॉड इमर्स्ड इन वाटर अपीयरिंग बेंट इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर। यानी पानी में जो छड़ होती है वो मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? इसका क्या कारण है? परावर्तन रिफ्लेक्शन, अपवर्तन रिफ्रैक्शन, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, व्यक्तीकरण इंटरफेरेंस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पानी में डूबी हुई छड़ जो है किस कारण से मुड़ी हुई दिखाई देती है? ये दिखाई देती है रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से जो है ये मुड़ी हुई दिखाई देती है। अगला सवाल, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल? प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकीर्णन स्कैटरिंग, विवर्तन डिफ्रैक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो सिद्धांत है ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर यह काम करता है। अगला सवाल, प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन या डेविएशन सबसे अधिक होता है? विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द मोस्ट व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म? अच्छा, प्रिज्म से गुजरने के समय किस रंग का प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है? डेविएशन जो है किस कलर का सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, बैंगनी, पीला। सबसे अधिक जो ये होता है बैंगनी यानी कि वायलेट का। और सबसे अधिक जो है बैंगनी वायलेट का होता है, और सबसे कम जो है ये होता है लाल का। सबसे कम, तो सबसे कम जो है ये होता है लाल का। सबसे कम डेविएशन जो है लाल रंग का होता है, और सबसे सबसे ज़्यादा जो है बैंगनी रंग का होता है, वायलेट का। अगला सवाल, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर। तो हाफ एम बी स्क्वायर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। एम जी एच किसका है? ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। अगला सवाल, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी? अभी बताया एम जी एच, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा होगी? इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी? काइनेटिक एनर्जी जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है हाफ एम बी स्क्वायर। उसने क्या बोला है? द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यानी मास अगर डबल कर देगा तो ये हाफ, ये कितना हो जाएगा 2m, और ये बी स्क्वायर। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 जो है कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी यहाँ से? एम बी स्क्वायर। ये क्या बोल रहे हैं? तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? दुगनी, चारगुनी, आधी, अपरिवर्तित। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है? पहले आधी थी, अब पूरी हो गई, यानी कि डबल हो गई है, दोगुनी हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, दाब प्रेशर की एसआई इकाई क्या होती है? दाब यानी प्रेशर की एसआई इकाई क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? न्यूटन, जूल, पास्कल, बार। तो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। अगला सवाल, द्रव चालित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर आधारित होते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर बेस्ड ऑन विच लॉ? तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है किस लॉ पर काम करते हैं? आर्किमिडीज का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल का नियम, पास्कल्स लॉ, बर्नौली का नियम, बर्नौलीज थ्योरम,
बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है ये पास्कल के नियम, पास्कल लॉ पर काम करते हैं। अगला सवाल, उत्प्लावन बल, बायोंसी और तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? विच ने हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ बायोंसी एंड फ्लोटेशन। अच्छा, बायोंसी और फ्लोटेशन का जो सिद्धांत है किसने दिया था? न्यूटन, आर्किमिडीज, पास्कल, गैलीलियो। तो ये जो दिया था ये दिया था आर्किमिडीज ने। बायोंसी और फ्लोटेशन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। अगला सवाल, दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क। अच्छा, दूध का रिलेटिव डेंसिटी जो है किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, फेदोमीटर। और दूध का जो घनत्व नापने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर ये किसके लिए ये मापा जाता है इससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशियन। यानी समुद्र की गहराई नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर, ये तो हाइट के लिए होता है, हाइट नापने के लिए, ऊंचाई, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर। इसका सही जवाब होगा फेदोमीटर। फेदोमीटर जो है ये जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, सोनार तकनीक का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सोनार टेक्नोलॉजी। तो सोनार का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोलर नेविगेशन एंड रडार, साउंड नेटवर्क एंड रेडियो, सिस्टम ऑफ नवाल रेडार। तो सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। अगला सवाल, परिपथ में विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। यानी इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है यानी इसका पता करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर, अममीटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। और सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट का पता लगाने के लिए एम मीटर का उपयोग करते हैं। अगला सवाल, परिपथ में विभवांतर मापने वाले वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? इन विच ऑर्डर इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर को किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है? किस ऑर्डर में अरेंज किया जाता है? सीरीज, श्रेणी क्रम, पैरेलल, समानांतर क्रम, मिक्स्ड, मिश्रित क्रम, एनी ऑर्डर, किसी भी क्रम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? समानांतर क्रम यानी कि पैरेलल। तो पैरेलल में जोड़ा जाता है वोल्ट मीटर को पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। अगला सवाल, ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। तो ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? स्वप्रेरक, सेल्फ इंडक्शन, अन्योन्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पेल्टियर प्रभाव, पेल्टियर इफेक्ट, सीबेक प्रभाव, सीबेक इफेक्ट। तो ट्रांसफार्मर जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? हु फॉर्मुलेटेड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम किसने दिए थे? माइकल फैराडे, जोसेफ हेनरी, ऑरेस्टेड मैक्सवेल। तो माइकल फैराडे जो है इन्होंने जो इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए थे। अगला सवाल, भारत में घरेलू एसी आपूर्ति की आवृत्ति कितनी होती है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड एसी सप्लाई इन इंडिया। एसी आपूर्ति की आवृत्ति यानी एसी की जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 60 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 220 हर्ट्ज। एसी की जो है घरेलू एसी आपूर्ति की जो आवृत्ति होती है या फ्रीक्वेंसी जो है ये 50 हर्ट्ज होती है। अगला सवाल, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा 1 किलोवाट आवर का मान कितने जूल के बराबर होता है? यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन जूल्स। तो जूल में 1 किलोवाट आवर जो होती है, 1 किलोवाट पर आवर एनर्जी जो होती है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी जूल में कितनी होगी? 3.6 × 10⁻⁶ जूल, 3.6 × 10⁻⁵ जूल, 10⁻⁶ जूल और 746 जूल। तो एनर्जी जो ये होती है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन नंबर ए, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होती है 1 किलोवाट आवर में एनर्जी। अगला सवाल, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिक्रमण काल कितना होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का परिक्रमण काल, व्हाट इज द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिटल पीरियड कितने टाइम का होता है? 12 घंटे, 24 घंटे, 365 दिन, 48 घंटे। तो जियो स्टेशनरी का जो होता है ये होता है 24 घंटे का। अगला सवाल, जब किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो उसका संवेग मोमेंटम कितना होगा? व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल इट्स मोमेंटम बिकम्स। तो मोमेंटम के फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या बोला है? जब किसी वस्तु का वेग दुगना हो जाता है यानी वेलोसिटी डबल कर दी तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? 2 mv। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? मोमेंटम भी डबल हो जाएगा यानी कि दुगना। ऑप्शन नंबर बी।
अगला सवाल, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर, जूल पर मीटर और न्यूटन मीटर। तो सरफेस सरफेस टेंशन की जो एसआई यूनिट है वो होगी न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, वर्षा की बूंदें गोल होने का मुख्य कारण क्या होता है? व्हाट इज द मेन रीजन रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल? यानी कि रेन ड्रॉप्स जो है गोल क्यों होती है? गुरुत्वाकर्षण की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, एयर प्रेशर यानी वायु दाब की वजह से, पृष्ठ तनाव, संयंत्र या गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो वर्षा की बूंदें जो गोल होती हैं ये होती हैं सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव की वजह से। अगला सवाल, सांता विस्कोसिटी की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? पाई जूली, पास्कल पर सेकंड, पास्कल, वॉट, न्यूटन। तो विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है पास्कल सेकंड यानी कि पोइजली या पास्कल सेकंड। अगला सवाल, पानी का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट दाब बढ़ाने पर क्या होता है? यानी पानी का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है अगर दाब बढ़ेगा तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन प्रेशर इंक्रीज? जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? घटता है, डिक्रीजेज, बढ़ता है, इंक्रीजेज, स्थिर रहता है, रिमेंस कांस्टेंट, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है ये प्रेशर बढ़ाने पर बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ व्हाट फिजिकल क्वांटिटी? लाइट ईयर किसकी इकाई है? ये है दूरी की इकाई, दूरी यानी कि डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? वन पारसेक इज इक्वल टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स? यानी पारसेक जो है ये भी दूरी मापने की इकाई है और ये कितने लाइट ईयर्स के बराबर होता है? 3.26 लाइट ईयर्स, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 4.2 लाइट ईयर्स। तो एक पारसेक जो ये होता है 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर। अगला सवाल, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच अर्थ? यानी पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य की किरणों को कितना टाइम लगता है? 500 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, लगभग 100 सेकंड, 8 सेकंड, 12 मिनट। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, प्राथमिक रंग प्राइमरी कलर्स कौन कौन से माने जाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड प्राइमरी कलर्स? यानी प्राइमरी कलर्स कौन कौन से माने जाते हैं? लाल हरा नीला, रेड ग्रीन ब्लू, लाल पीला नीला, रेड येलो ब्लू, हरा पीला काला, ग्रीन येलो ब्लैक, नीला बैंगनी सफ़ेद, ब्लू वायलेट वाइट। और प्राथमिक रंग जो ये माने जाते हैं लाल हरा नीला, रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, इंद्रधनुष रेनबो बनने का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन? केवल परावर्तन, ओनली रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, प्रकीर्णन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन एंड टीआईआर। केवल विवर्तन, ओनली डिफ्रैक्शन, केवल व्यतिकरण, ओनली इंटरफेरेंस। तो इंद्रधनुष बनने का या रेनबो बनने का मुख्य कारण जो ये होता है अपवर्तन, प्रकीर्णन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी ऑप्शन नंबर बी, डिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला सवाल, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी होती है? व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई? जैसे नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो है ये डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 mm, अनंत इनफाइनाइट। तो स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो ये होती है 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल, मानव आँख के किस भाग पर वस्तु मानव आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज फॉर्म? अच्छा, तो आँख होती है तो आँख में जो है इमेज कहाँ बनती है? कॉर्निया पर, पुतली पर, प्यूपिल पर या रेटिना पर या आरिस पर? तो इमेज जो है ये बनती है रेटिना पर। अगला सवाल, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? यानी जो नेत्रदान होता है, नेत्रदान जो है इसमें आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? विच पार्ट ऑफ द आई इज ट्रांसप्लांटेड ड्यूरिंग द आई डोनेशन? पूरी आँख, एंटायर आई, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। तो नेत्रदान में जो है ये कॉर्निया दान की जाती है, ओनली कॉर्निया। अगला सवाल, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, फैराडे, हेनरी, कूलम। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है ये होती है टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल,
प्रेरक तो स्वप्रेरक तो सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस? वेबर, हेनरी, टेस्ला, ओम। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट है ये है हेनरी। अगला सवाल, फ्यूज तार फ्यूज वायर की क्या विशेषता होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज वायर? उच्च प्रतिरोधक व उच्च गलनांक, हाई रेजिस्टेंस हाई मेल्टिंग पॉइंट। उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। निम्न प्रतिरोधक, उच्च गलनांक, लो रेजिस्टेंस, हाई मेल्टिंग पॉइंट। निम्न प्रतिरोधक व निम्न गलनांक। तो फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोधक और उच्च गलनांक होना चाहिए, हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए और हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। अगला सवाल, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एसी टू डायरेक्ट करंट डीसी इज कॉल्ड। एक सेकंड, पिछला सवाल दोबारा चेक करना पड़ेगा। फ्यूज तार या फ्यूज वायर की विशेषता क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूज वायर? फ्यूज वायर का क्या होना चाहिए? हाई तो रेसिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, यानी कि उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। करेक्शन कर लेना इसमें, शायद मैंने पहले ए बताया था, ए नहीं होगा, इसका सही होगा हाई रेसिस्टेंस और लो मेल्टिंग पॉइंट। अगला सवाल चलते हैं। जो डिवाइस है ना, डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि उस डिवाइस का नाम बताना है जो अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट यानी डीसी में बदल देती है। ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर या फिर डायनामो। तो जो एसी को डीसी में बदल देती है इसका नाम क्या है? इसका नाम है रेक्टिफायर, यानी कि रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर बी जो है अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने का काम करती है। अगला सवाल, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कौन करता है? इलेक्ट्रिक मोटर, डायनामो या जनरेटर, बैटरी, ट्रांसफॉर्मर। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर या डायनामो। अगला सवाल, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? डायनामो, विद्युत मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करता है वो होता है विद्युत मोटर, और मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये होता है जनरेटर या फिर डायनामो। अगला सवाल, सोलर सेल, सौर सेल या सोलर सेल किस पदार्थ का बना होता है? व्हाट मटेरियल इज अ सोलर सेल मेनली मेड ऑफ? तो सोलर सेल किससे बना होता है? तांबा, कॉपर, सिलिकॉन, अर्धचालक, सिलिकॉन या सेमीकंडक्टर, चांदी, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है इससे बना होता है सोलर सेल। अगला सवाल, साधारण नमक का रासायनिक नाम और सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट? तो कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं इसी को, टेबल टेबल सॉल्ट। तो टेबल सॉल्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट NO2CO3, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट का जो फॉर्मूला है इसका है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला सवाल, खाने का सोडा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, NaHCO3, NaOH का होल ट्वाइस। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला है ये है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल, धावन सोडा कपड़ा धोने का सोडा का सही सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? तो धावन सोडा या कपड़े धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, Na2CO3.10H2, CuSO4.5H2, CaSO4.2H2। तो कपड़ा धोने का सोडा या वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फॉर्मूला वो होता है Na2CO3.10H2। अगला सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला पूछा है CaSO4.2H2, CaSO4.12H2, CaCO3, CaOCl2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2, आधा पानी होता है, ठीक है, याद रखना। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, हाफ H2 होता है ना कि 2H2। अगला सवाल, जिप्सम का सही रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला पूछा है CaSO4.2H2, CaSO4.12H2, MgSO4.7H2, Na2SO4। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है CaSO4
2H2O। और CaSO4 हाफ H2O ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो हाफ H2O होता है और जिप्सम में 2H2O होता है। ठीक है। अगला सवाल, विरंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaO, CaOCl2, CaCl2, CaOH का होल ट्वाइस। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला ये होता है CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, शुद्ध या उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर या न्यूट्रल वाटर? प्योर या न्यूट्रल वाटर का पीएच मान कितना होता है? 0, 14, 7, 5.6। तो प्योर वाटर या न्यूट्रल वाटर का पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 7। अगला सवाल, सामान्य मानव रक्त ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड? तो नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 7.4, 8.5, 5.5। नॉर्मल ह्यूमन ब्लड का पीएच होता है 7.4। अगला सवाल, अम्लीय वर्षा एसिड रेन तब मानी जाती है जब जल का पीएच मान कितना होता है? एसिड रेन अकर्स व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर फॉल्स बिलो। तो एसिड रेन कब कही जाएगी? जब जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7, 5.6, 8.2, 6.5। एसिड रेन के लिए 5.6, 5.6 हो जाएगा, तब एसिड रेन कहेंगे। अगला सवाल, सिरके या विनेगर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज मेनली प्रेजेंट इन विनेगर? तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? सैट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, CH3COOH, फॉर्मिक एसिड या फिर टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड। तो विनेगर में जो पाया जाता है एसिटिक एसिड पाया जाता है CH3COOH। अगला सवाल, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन सोर मिल्क और कर्ड? यानी कि खट्टे दूध और दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, मैलिक अम्ल, यूरिक अम्ल। तो खट्टे दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल ये किसमें पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर, टमाटर, टमाटर में पाया जाता है, याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है। टमाटर में जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर, टोमेटो में। ठीक है। अगला सवाल, चींटी तथा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन आंट एंड बी स्टिंग्स? यानी चींटी और मधुमक्खी में का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, ये तो विनेगर में पाया जाता है। मेथेनोइक या फॉर्मिक अम्ल? मेथेनोइक, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक अम्ल या ब्यूटेरिक एसिड। तो ये डंक जो है मधुमक्खी का और चींटी का इसमें पाया जाता है मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड। अगला सवाल, टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है? विच नेचुरल एसिड इज फाउंड इन टोमेटोज? तो अभी बताया ऑक्जेलिक एसिड जो है ये टमाटर में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल जो ये किसमें पाया जाता है? ये इमली में पाया जाता है, इमली, इमली में। ठीक है। एसिटिक एसिड तो पता ही विनेगर में पाया जाता है, विनेगर या सिरके में जो है एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रपोज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिए? हैंडलीफ, हेनरी मोसले, डोबर्नियर, न्यूलैंड्स। तो जो आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो दी है हेनरी मोसले ने, हेनरी मोसले। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी तत्वों के किस गुण पर आधारित है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है किस प्रॉपर्टी पर बनी हुई है? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, संयोजकता, वैलेंसी, घनत्व, डेंसिटी। तो जो पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और वर्ग हैं? हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त और 18 वर्ग यानी 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। अगला सवाल, अक्रिय गैसों नोबल गैसेस को किस वर्ग में रखा गया है? नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को किस ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप 1, ग्रुप 17, ग्रुप 18 या ग्रुप 2? तो नोबल गैसेस को रखा गया है ग्रुप 18 में, जिसे जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अगला सवाल, हैलोजन समूह हैलोजन्स आवर्त सारणी के किस वर्ग में स्थित हैं? हैलोजन्स आर लोकेटेड इन विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल? हैलोजन समूह जो आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया है? ग्रुप 16, ग्रुप 17, ग्रुप 18, ग्रुप 15। हैलोजन जो है ये रखा गया है ग्रुप 17 में। अगला सवाल,
कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? विच इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में कौन सी मेटल मिलती है? ब्रोमीन, पारा यानी कि मरकरी, गैलियम या सोडियम? तो मरकरी जो है, पारा, मरकरी, Hg जो है ये मेटल, ये मरकरी मेटल जो है लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। अगला सवाल, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? पहले पूछा था धातु, अब पूछ रहा है अधातु यानी नॉन मेटल। विच इज द ओनली नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो मेटल अगर पूछेगा तो मरकरी हो जाएगा, लेकिन नॉन मेटल पूछा है तो नॉन मेटल क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है ये नॉन मेटल है। अगला सवाल, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातुएं कौन सी हैं? आसानी से काटी जाने वाली चाकू से, विच मेटल्स कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ? यानी कि चाकू से कौन सी धातु आसानी से काटी जा सकती है? लोहा एवं तांबा, आयरन एंड कॉपर, सोडियम एंड पोटेशियम, सोना व चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम व जस्ता, एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो सोडियम और पोटेशियम जो है ये चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। अगला सवाल, सोडियम धातु को किस द्रव में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इमर्स्ड इन विच लिक्विड? तो सोडियम मेटल जो है इसे किस किस लिक्विड में डुबोकर रखा जाता है? जल में, वाटर में, एल्कोहल में, मिट्टी के तेल में, केरोसिन ऑयल या अम्ल एसिड में? तो सोडियम जो है इसको मिट्टी के तेल या केरोसिन ऑयल में डुबो के रखा जाता है। अगला सवाल, सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? विच आर द लाइटेस्ट एंड हैवीएस्ट मेटल्स रिस्पेक्टिवली? तो लाइटेस्ट मेटल और हैवीएस्ट मेटल कौन सा, ये पूछा है। लिथियम व ओसियम, सोडियम व सीसा यानी कि लेड, हाइड्रोजन व टंगस्टन, हीलियम व पारा यानी कि मरकरी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम जो है सबसे लाइटेस्ट लाइटेस्ट मेटल है और ओस्मियम जो है सबसे हैवीएस्ट मेटल है। अगला सवाल, विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक बेस्ट कंडक्टर धातु कौन सी है? विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है? तांबा, कॉपर, एल्यूमिनियम, चांदी, सिल्वर, सोना, गोल्ड? तो विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर जो है ये है सिल्वर, सिल्वर। अगला सवाल, लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? लोहे पर जब जंग लगती है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? वॉट चेंज अकर्स इन द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट्स? तो जब जंग लगती है तो लोहे का भार क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, वही रहता है, शून्य हो जाता है। तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, बढ़ता है। अगला सवाल, लोहे को जंग से बचाने हेतु उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? तो लोहे की जंग से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की यानी कि जस्ते की। उस परत को चढ़ाने को क्या कहा जाता है? विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन, एनोडीकरण, एनोडाइजिंग, वल्नीकरण, वल्कनाइजेशन? तो जिंक की परत चढ़ाने को बोला जाता है विद्युत अपघटन, नहीं, ये बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, पीतल ब्रास किन धातुओं का मिश्र धातु है? पीतल ब्रास जो है ये किन धातुओं का मिश्र धातु है? ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल्स? तो ब्रास जो है किस किस मेटल से मिलकर बना होता है? तांबा व टिन, तांबा व जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक, तांबा व निकल यानी कॉपर और निकल, जस्ता व सीसा यानी कि जिंक और लेड? और पीतल जो है ये बना होता है तांबा और जस्ता का, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है ब्रास। अगला सवाल, कांसा, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज किन धातुओं से मिलकर बनता है? तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंपोज्ड ऑफ विच मेटल्स? ब्रॉन्ज जो है ये किस किस से मिलकर बनता है? तांबा व टिन, कॉपर एंड टिन, तांबा व जस्ता, कॉपर एंड जिंक, सीसा व टिन, लेड और टिन, एल्यूमिनियम व तांबा, एल्यूमिनियम और कॉपर? ब्रॉन्ज जो है ये बनता है तांबे और टिन से, कॉपर और टिन से मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, टांका तार, सोल्डर वायर किन धातुओं का मिश्रण है, मिश्र धातु है? तो सोल्डर वायर जो है ये एक एलॉय है, ये किन किन मेटलों से मिलकर बनता है? तांबा व जस्ता, कॉपर और जिंक, सीसा व टिन, लेड और टिन, लोहा व निकल, जस्ता व एल्यूमिनियम, जिंक और एल्यूमिनियम? तो सोल्डर वायर जो बनता है ये सीसा और टिन, लेड और टिन से मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, एक्वारेजिया अम्ल राज्य में सांद्र HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3 इन एक्वारेजिया? तो एक्वारेजिया में कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का क्या रेशियो रहता है? 1:3, 3:1, 2:1, 1:1?
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3:1। तो 3:1 जो है ये रहता है HCl और HNO3। HNO3 HNO3 HCl और HNO3 जो है ये 3:1 में रहते हैं, HNO3। अगला सवाल, शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड ड्राई आइस? तो ड्राई आइस किसे कहते हैं? ठोस जल सॉलिड वाटर को, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड CO2 को, या फिर ठोस मीथेन सॉलिड CH4, या ठोस नाइट्रोजन सॉलिड N2। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको कहते हैं ड्राई आइस। अगला सवाल, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस को केमिकल नाम क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, अमोनिया NH3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो लाफिंग गैस का जो केमिकल नेम है ये है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला सवाल, गोबर गैस तथा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? गोबर गैस तथा प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड नेचुरल गैस? तो बायोगैस और नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? इथेनॉल, इथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन जो है गोबर गैस और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। अगला सवाल, LPG सिलेंडरों में रिसाव की गंध हेतु कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? विच कंपाउंड इज एडेड टू LPG सिलेंडर्स फॉर ऑर्डर डिटेक्शन? तो ऑर्डर डिटेक्शन के लिए किसे मिलाया जाता है? मिथाइल एसोसाइनाइड, एथिल मरकैप्टन, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म। तो एथिल मरकैप्टन, ऑप्शन नंबर बी एथिल मरकैप्टन जो ये मिलाया जाता है ऑर्डर डिटेक्शन के लिए LPG सिलेंडर्स में। अगला सवाल, ओजोन परत, ओजोन लेयर के क्षरण हेतु मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लेशन? तो ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2, CH4 मीथेन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए जिम्मेदार है। इस क्वेश्चन के साथ हमारी आधी मैराथन कंप्लीट हुई है। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के 100 क्वेश्चन में कंप्लीट कर लेते हैं, चलिए। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? व्हाट इज द यूनिट टू मेजर द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर की थिकनेस मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? पास्कल, डॉप्सन इकाई, डेसिबल, या बार? तो डॉप्सन इकाई यानी डॉप्सन यूनिट जो है इसका उपयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। अगला सवाल, परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? एटम का न्यूक्लियस किसने खोजा था? J.J. थॉमसन। इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी J.J. थॉमसन ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉन डॉल्टन, नील्स बोहर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है रदरफोर्ड ने जो है न्यूक्लियस के एटम की खोज की थी। अगला सवाल, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? J.J. थॉमसन, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, गोल्डस्टीन। तो न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। अगला सवाल, प्रकृति का सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? व्हाट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ? नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस सबसे कठोर। प्लेटिनम, हीरा, टंगस्टन, क्वार्ट्ज। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है ये है हीरा, डायमंड। अगला सवाल, कार्बन का कौन सा अपरूप एलोट्रोप विद्युत का सुचालक होता है? विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कार्बन का कौन सा एलोट्रोप है? हीरा, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, कोयला। तो ग्रेफाइट जो ये है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगला सवाल, पेंसिल की लीड बनाने में कार्बन के किस रूप का प्रयोग होता है? विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज टू मेक पेंसिल लीड? पेंसिल लीड बनाने में कार्बन का कौन सा फॉर्म यूज होता है? चारकोल, ग्रेफाइट, लैम्प ब्लैक, हीरा, डायमंड। तो ग्रेफाइट जो है ये यूज होता है पेंसिल की लीड बनाने में। अगला सवाल, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग होता है? विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स? यानी कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का कौन सी आर्टिफिशियल गैस जो है कौन सी गैस जो है आर्टिफिशियल रैपनिंग के लिए यूज की जाती है? मीथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, एथेन, या फिर हाइड्रोजन। तो एसिटिलीन या एथिलीन जो है इसका उपयोग करते हैं कच्चे फलों को पकाने के लिए।
अगला सवाल, दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? दूध से दही बनना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? कर्डिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ चेंज? भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंज, उत्क्रमणीय परिवर्तन रिवर्सिबल, या तापीय परिवर्तन? तो दूध से दही बनना जो है ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिससे एक एक फॉर्म से कोई चीज़ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए पर वापस एक फॉर्म में ना आ पाए। और फिजिकल चेंज जो है ये होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाए और दूसरे फॉर्म से पहले पहले फॉर्म में वापस आ जाए। जैसे पानी, पानी से जो है बर्फ़ बनी, पानी से बर्फ़ बनेगी और बर्फ़ से पानी बन जाएगा अगर बर्फ़ पिघलेगी तो पानी से बर्फ़ बनना ये एक फिजिकल चेंज है। लेकिन दूध से दही बन गया, अब दही से दूध तो वापस नहीं बन सकता, इसलिए ये केमिकल चेंज है, रासायनिक परिवर्तन। अगला सवाल, मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की प्रक्रिया है? बर्निंग ऑफ अ कैंडल इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? केवल भौतिक, केवल रासायनिक, भौतिक और रासायनिक दोनों, फिजिकल एंड केमिकल, जैविक? तो मोमबत्ती का जलना जो है ये भौतिक और रासायनिक दोनों है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगला सवाल, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? व्हाट हैपेंस टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ गेन, इलेक्ट्रॉन का त्याग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई परिवर्तन नहीं, प्रोटॉन का त्याग। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ हैवी वाटर? H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो हैवी वाटर जो है ये बोला जाता है D2O को, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। अगला सवाल, उत्प्रेरक कैटलिस्ट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? यानी विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड कैटलिस्ट? कैटलिस्ट की खोज किसने की थी? बर्जेलियस, रदरफोर्ड, एवोगाड्रो, या बॉयले? तो बर्जेलियस जो थे इन्होंने खोज की थी कैटलिस्ट की। अगला सवाल, आतिशबाजी में हरा रंग ग्रीन कलर किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ग्रीन कलर जो है फायरवर्क्स में किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम, बेरियम, सोडियम, कॉपर। तो बेरियम जो है, बेरियम के कारण ग्रीन कलर होता है आतिशबाजी में। अगला सवाल, आतिशबाज आतिशबाजी में गहरा लाल रंग किसके कारण होता है? डीप रेड कलर इन फायरवर्क्स इज कॉज्ड बाय विच एलिमेंट? अब गहरा गहरा लाल किसके कारण होता है? बेरियम, इसी कारण तो ग्रीन होता है। स्ट्रोंशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो स्ट्रोंशियम जो है इसके कारण जो है ये लाल कलर होता है आतिशबाजी में। अगला सवाल, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस विषैली गैस का रिसाव हुआ था? विच टॉक्सिक गैस लीक्ड इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984? तो 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मस्टर्ड गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, फॉस्जीन, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है एक जहरीली गैस थी जो लीक हुई थी भोपाल गैस त्रासदी 1984 में। अगला सवाल, CNG का मुख्य घटक क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG का प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, एथेन। तो मीथेन जो है CH4 ये है प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ CNG। अगला सवाल, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? विच गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स? तो सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस होती है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, रेडॉन। तो सिगरेट लाइटर में जो है ब्यूटेन गैस होती है, ब्यूटेन। अगला सवाल, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है? फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किस रसायन का प्रयोग होता है? विच केमिकल इज यूज्ड एज अ फिक्सर इन फोटोग्राफी? सोडियम थायोसल्फेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है ये यूज होती है फोटोग्राफी फिक्सर में। अगला सवाल, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? विच कंपाउंड इज कोटेड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट्स? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर क्लोराइड, या फिर कॉपर सल्फेट? सिल्वर ब्रोमाइड की जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर ब्रोमाइड की। अगला सवाल, कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने हेतु किस रसायन का प्रयोग होता है? विच केमिकल इज यूज फॉर क्लाउड सीडिंग आर्टिफिशियल रेन? आर्टिफिशियल रेन जो है किस केमिकल के कारण होती है? सिल्वर आयोडाइड, AgI, सिल्वर नाइट्रेट, ड्राई आइस केबल, या फिर पोटेशियम क्लोराइड? तो सिल्वर आयोडाइड जो है इसके कारण आर्टिफिशियल रेन होती है। अगला सवाल,
मतदान के समय अंगुली पर लगाई जाने वाली अमिट स्याही किसकी बनी होती है? इन इंडेलिबल इंक अप्लाइड ऑन फिंगर्स ड्यूरिंग वोटिंग कंटेंट्स। वोट डालते समय जो उंगली पर निशान लगाया जाता है वो स्याही किसकी बनी होती है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर आयोडाइड या कॉपर सल्फेट। जो स्याही है वो बनी होती है सिल्वर नाइट्रेट की, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगला सवाल, सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? व्हाट इज नोन एज वाइट गोल्ड। तो वाइट गोल्ड जो है किसे कहा जाता है? कपास कॉटन, प्लेटिनम, चांदी सिल्वर या फिर पेट्रोलियम। तो वाइट गोल्ड कहा जाता है प्लेटिनम को। अगला सवाल, द्रव सोना लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? व्हाट इज रेफर टू एज लिक्विड गोल्ड। तो लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है? जल, वाटर, पेट्रोलियम, कच्चा तेल, मरकरी, केरोसिन। तो पेट्रोलियम या कच्चे तेल को जो है लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। अगला सवाल, झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहते हैं? व्हाट इज कोल्ड फूल्स गोल्ड। पायरेट, आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट, प्लेटिनम, ब्रास। तो पायरेट, आयरन सल्फाइड जो है FeS2, इसे जो है झूठा सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला सवाल, सबसे शुद्ध कोयला कौन सा माना जाता है? विच इज कंसिडर्ड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, हाईएस्ट कार्बन कंटेंट। तो सबसे प्योर जो है कोयला कौन सा माना जाता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। तो एंथ्रेसाइट जो है ये सबसे प्योर कोयला माना जाता है, 90% लगभग इसमें कार्बन होता है। अगला सवाल, भूरा कोयला या ब्राउन कोल किसे कहा जाता है? विच टाइप ऑफ कोल इज नोन एज ब्राउन कोल। एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। तो लिग्नाइट जो है इसे भूरा कोयला कहा जाता है, ब्राउन कोल। अगला सवाल, जंग लगने पर लोहे का क्षरण होना किस प्रकार की अभिक्रिया है? कोरोजन ऑफ आयरन ड्यू टू रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केवल अपचयन रिडक्शन, ऑक्सीकरण व संक्षारण, ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन, जल अपघटन, संघनन। तो ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन जो है इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीकरण व संक्षारण जो है जंग लगने पर लोहे का क्षरण होना, इस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण और संक्षारण, ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। अगला सवाल, चींटी के काटने पर होने वाली जलन को दूर करने हेतु किसका प्रयोग होता है? व्हाट इज अप्लाइड टू न्यूट्रलाइज आंट स्टिंग्स, फॉर्मिक एसिड। यानी चींटी जो है काटती है तो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है, तो उसे दूर उस फॉर्मिक एसिड की वजह से जलन होती है, तो जलन को दूर करने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? सिरका, विनेगर, बेकिंग सोडा, कैलामाइन, नींबू का रस, हाइड्रोलिक अम्ल। तो इसका सही आंसर होगा बेकिंग सोडा या फिर कैलामाइन का उपयोग करना चाहिए। अगला सवाल, अम्लों का राजा किंग ऑफ केमिकल्स या एसिड्स किसे कहा जाता है? विच एसिड इज नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। HCl, HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है एसिटिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल्स या एसिड्स कहा जाता है। अगला सवाल, कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज। तो कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 या फिर एसिटिक अम्ल। कार की बैटरी में जो है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल, कोशिका सेल की खोज किस वर्ष कोशिका सेल की खोज वर्ष 1665 में हुई थी, और लेकिन किसने की थी ये पूछ रहा है। वो डिस्कवर्ड द सेल इन द ईयर 1665। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूवन हॉक या थियोडोर स्वान। तो रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने कोशिका की खोज की थी, लेकिन ये मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और ल्यूवन हॉक ने जो है ये जीवित कोशिका खोजी थी, जीवित कोशिका। ठीक है। अगला सवाल, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए अभी बताया, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवन हॉक ने। ल्यूवन हॉक, एंटनी ल्यूवन हॉक ने जो है फर्स्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड अ लिविंग सेल? एंटनी ल्यूवेनॉक। अगला सवाल, कोशिका का ऊर्जा ग्रह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस, सेल का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अगला सवाल, कोशिका की आत्मघाती थैली सुसाइड बैग किसे कहते हैं? विच सेल ऑर्गेनेले इज नोन एज द सुसाइड बैग। तो सुसाइड बैग किसे कहते हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड न्यूक्लियस। तो लाइसोसोम को क्या है? आत्महत्या की थैली या आत्मघात थैली सुसाइड बैग कहते हैं। अगला सवाल, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कहाँ होता है? वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन अ सेल? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्रोमोसोम।
इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है इसमें प्रोटीन संश्लेषण का काम होता है। अगला सवाल, पादप कोशिका भित्ति प्लांट सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट सेल वॉल इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन, लिपिड। तो पादप की जो कोशिका भित्ति या प्लांट सेल वॉल जो है ये बनी होती है सेल्यूलोज की। अगला सवाल, कवक फंजाई की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? फंगल सेल्स, फंगल सेल वॉल्स आर मेड ऑफ विच सब्सटेंस। तो कोशिका भित्ति जो है कवक की किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज, काइटिन, पेक्टिन, लेनिन। तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति जो है काइटिन की बनी होती है। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? अग्नाशय, पेनक्रियास, यकृत, लीवर, थायराइड या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। यकृत, लीवर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? लीवर, त्वचा, स्किन, हार्ट, ब्रेन। तो सबसे बड़ा अंग जो है ये त्वचा होगी, त्वचा, स्किन। इसमें कंफ्यूजन होता है, बहुत से बच्चे लीवर लगा के आते हैं। याद रखना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा है, लार्जेस्ट ऑर्गन जो है ये स्किन होगी, त्वचा ना कि लीवर। अगला सवाल, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? विच ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? थायराइड, एड्रिनल, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पेनक्रियास। तो मास्टर ग्लैंड जो है ये कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। अगला सवाल, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है वो इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा निकलता है? इंसुलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ द पेनक्रियास? अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं। तो ये जो है ये बीटा सेल्स यानी बीटा कोशिकाएं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन जो है ये लेंगर हैंस तो लैंगर हैंस की बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अगला सवाल, शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो शरीर में जब इंसुलिन की कमी होती है कौन सा रोग हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज विच डिसीज? बेरी बेरी, मधुमेह, डायबिटीज, घेंगा गोइटा, रिकेट्स। देखिए, बेरी बेरी B1 की कमी से, विटामिन बी वन की कमी से। घेंगा गोइटर जो है ये आयोडीन की कमी से, आयोडीन आयोडीन यानी नमक की कमी से। और रिकेट से जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो बचा क्या? मधुमेह, मधुमेह डायबिटीज जो है ये शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है। अगला सवाल, मानव रक्त समूह एबीओ ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड एबीओ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमंस? तो एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वे, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अगला सवाल, सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह कौन सा माना जाता है? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? तो यूनिवर्सल डोनर किसे माना जाता है? ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। इसका सही जवाब होगा ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव को जो है सर्वदाता माना जाता है, यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। अगला सवाल, सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह कौन सा है? विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल एक्सेप्टर? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे माना जाता है? ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर माना जाता है ए बी पॉजिटिव को, तो और यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव। अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का औसत जीवन काल कितना होता है? व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? आरबीसी का जो है जीवन काल कितना होता है? 20 दिन, 120 दिन, 10 दिन, 300 दिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन जो है आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। अगला सवाल, आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है? तो विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, स्प्लीन, वृक्क, किडनी, हृदय, हार्ट। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का कब्रिस्तान जो है ये प्लीहा, स्प्लीन को कहा जाता है। अगला सवाल, रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो विटामिन के जिसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, ये जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से आँख का कौन सा रोग हो जाता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच आई डिसीज? तो विटामिन ए की कमी से जो है
रतौंधी रोग होता है रतौंधी। स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी 1 की कमी से होता है। और रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगला सवाल, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम व कमी से होने वाला रोग कौन सा है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी 1 एंड इट्स डेफिशिएंसी डिसीज इज। तो विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा रोग होता है और उसका रासायनिक नाम बताना है। थायमीन व बेरी, राइबोफ्लेविन व पेलाग्रा, नियासिन और एनीमिया, एस्कॉर्बिक अम्ल व स्कर्वी। तो विटामिन बी 1 की कमी से जो है ये थायमीन रोग होता है। और इसका नहीं, विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम पहले पूछा, तो रासायनिक नाम इसका थायमीन है। और इसकी कमी से होता है बेरी रोग। अगला सवाल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एसिटिक एसिड, फोलिक एसिड। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला सवाल, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉजेज विच डिसीज इन चिल्ड्रन। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, एथलीट फुट एनीमिया। तो रिकेट्स जो है ये बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी से। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल है? विच विटामिन आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछे। विटामिन दो चीज़ों में घुलनशील होते हैं, एक वसा में और दूसरे जल में। तो जल में घुलनशील पूछे, ए और डी, विटामिन बी और सी, ई और के, ए और के। तो विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। और विटामिन के, विटामिन ई और विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं। याद रखिए, कीड़ा कीड़ा जो है वसा में घुलनशील है। कीड़ा से विटामिन के, ई से विटामिन ई, डी से विटामिन डी और ए से विटामिन ए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होते हैं। अगला सवाल, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? फैट सॉल्यूबल विटामिन बी, विच विटामिन आर फैट सॉल्यूबल? बी और सी, विटामिन ए, डी, ई, के और बी 12 और सी और डी। तो विटामिन ए, डी, ई, के कीड़ा जो है ये है फैट सॉल्यूबल या वसा में घुलनशील। अगला सवाल, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों का संवहन और कौन सा ऊतक करता है? विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स इन प्लांट्स। तो जो पौधे होते हैं उसमें जड़ों द्वारा जो है जल अवशोषित कर लिया जाता है, उसे पूरे पेड़ में ऊपर तक पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? फोइलम, जाइलम, कैम्बियम, एपिडर्मिस। तो जाइलम जो है ये पहुंचाता है जल को। जल जल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्ट करता है फोइलम। फूड यानी कि खाने को जो है पेड़ में ऊपर से नीचे तक पहुंचाता है फोइलम। अगला सवाल, पौधों की पत्तियों में निर्मित भोजन का संवहन कौन सा ऊतक करता है? विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स टू अदर पार्ट्स। इसका आंसर होगा फोइलम। अभी बताया, फोइलम जो है ये फूड का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम जो है ये वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, पानी का। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वेयर डज द ऑक्सीजन रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहाँ से आती है? CO2 से, जल के अपघटन से, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से। तो इसका सही आंसर होगा जल के अपघटन या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से जो है ऑक्सीजन आती है। अगला सवाल, पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट? कैरोटीन, क्लोरोफिल, जेंटोफिल, एंथोसाइनिन। तो क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का हरा रंग होता है। अगला सवाल, क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सी धातु का परमाणु पाया जाता है? विच मेटल एटम इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सा मेटल एटम पाया जाता है? लोहा, आयरन, मैग्नीशियम Mg, तांबा कॉपर या जस्ता जिंक। तो मैग्नीशियम जो है ये पाया जाता है क्लोरोफिल के सेंटर में। अगला सवाल, सामान्य मानव हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर्स होते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट। तो हमारे दिल जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही जवाब होगा 4। 2 आर्टरिया होती है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। अगला सवाल, मछली के हृदय में कुल कितने कोष्ठ या चैम्बर्स पाए जाते हैं? हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन अ फिश हार्ट। मछली के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 2 कोष्ठ, 3, 4, 1। इसका सही जवाब होगा 2। 2 चैम्बर जो है मछली में होते हैं। अगला सवाल, एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप BP कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर
of a healthy adult human. 80 by 120 mm of Hg, 120 by 80 mm of Hg, 100 by 60 mm of Hg, 140 by 90 mm of Hg। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 बाई 80 mm ऑफ Hg। Hg जो है ये मापने की इकाई है, ब्लड प्रेशर को मेजर करने की इकाई है, मेजर करने की इकाई है Hg, mm ऑफ Hg में मापते हैं इसको। अगला सवाल, मानव रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ह्यूमन ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बैरोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप, कार्डियोग्राफ। तो स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं ब्लड प्रेशर मापने के लिए। अगला सवाल, मानव वृक्क या किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी? ह्यूमन किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली, एक्सॉन। तो इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है ह्यूमन किडनी की। अगला सवाल, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम की मूलभूत इकाई क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, साइटोन, सिनेप्स। और न्यूरॉन जो है ये है मूलभूत इकाई जो है नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन है। अगला सवाल, आनुवंशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लेमार्क या मॉर्गन। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो कहा जाता है ये ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला सवाल, सामान्य मानव शरीर कोशिका में कितने गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं? हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल? हाउ मैनी क्रोमोसोम्स पूछा है, क्रोमोसोम्स गुणसूत्र कितने होते हैं? 44, 46, 23 जोड़े, 48, 23। तो जो है ये टोटल 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं और 23 पेयर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, प्रथम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक कौन सी थी? पेनिसिलिन। और इसकी खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच। तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला सवाल, रेबीज के टीके एवं दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द रेबीज वैक्सीन एंड पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क? लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर। तो रेबीज के टीके और दूध के पाश्चुरीकरण की खोज की थी लुई पास्चर ने। अगला सवाल, चेचक स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? हु डिस्कवर द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन? एडवर्ड जेनर, जोनास सोल्क, रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चेचक या स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज का श्रेय दिया जाता है एडवर्ड जेनर को। और यही जो है पहली वैक्सीन थी, पहली वैक्सीन, पहली वैक्सीन खोजी गई थी वो यही थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन खोजी थी। सबसे पहले टीके की खोज भी इन्होंने की थी, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की थी। कौन सा टीके की? चेचक स्मॉल पॉक्स की। अगला सवाल, एड्स रोग का पता लगाने हेतु तो कौन सा परीक्षण या टेस्ट किया जाता है? विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटेक्ट एड्स? एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट या सीबी नॉट। तो एलिसा टेस्ट जो है ये किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए। अगला सवाल, टाइफाइड बुखार की पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विच टेस्ट इज परफॉर्म टू कंफर्म टाइफाइड फीवर? टाइफाइड फीवर का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट, विडाल टेस्ट, आरटी पीसीआर टेस्ट, एचबी टेस्ट। तो टाइफाइड फीवर का पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स का पता लगाने के लिए, एड्स। अगला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? तो विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? फीमर, स्टेपिस, टिबिया, रेडियस। तो फीमर तो ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है फीमर, सबसे बड़ी। कहाँ पाई जाती है ये? तो पाई जाती है जांग में, जांग में। और स्टेपिस जो है ये कान में पाई जाती है, ये सबसे छोटी है, ये सबसे 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 छोटी है। तो सबसे छोटी जो है ये स्टेपी से कहाँ पाई जाती है? ईयर, कान में पाई जाती है। टिबिया कहाँ पाई जाती है? ये घुटने में पाई जाती है, घुटने, घुटना, घुटना में पाई जाती है टिबिया। अगला सवाल,
मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? स्टेपिस, फीमर, थाई बोन, ह्यूमेरस, फिबुला। इसका सही जवाब होगा फीमर, जो है ये जो जांग में पाई जाती है सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। अगला सवाल, पित्त रस पाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है तथा यह जमा कहाँ रहता है? यानी वेयर इज पाइल जूस प्रोड्यूस्ड एंड वेयर इज इट स्टोर्ड? बाइल जूस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है और जमा कहाँ होता है? तो निर्माण इसका कहाँ होता है? यकृत में। यकृत में तो इसका निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर सही होगा इसका ए। और पित्ताशय में जमा होता है, तो प्रोड्यूस्ड इन लीवर और स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो यकृत में निर्माण होता है, पित्ताशय में जमा होता है। अगला सवाल, मानव लार में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम स्टार्च को पचाता है? स्टार्च को पचाता है। विच एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा गेट्स डाइजेस्ट स्टार्च? पेप्सिन, टाइलिन, या लार एमाइलेज, या ट्रिप्सिन, या फिर लाइपेज? तो टाइलिन जो है ये लार एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, टाइलिन। टाइलिन जो है ये पचाता है स्टार्च को। मानव शरीर में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को पचाता है। अगला सवाल, अमाशय स्टमक में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? भोजन पचाने वाला। विच एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक टू एड डाइजेशन? डाइजेशन पेट में। पेट में जो है अमाशय में जो है भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3, एसिटिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl जो है ये अमाशय में भोजन पचाने वाला अम्ल है। अगला सवाल, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? पेस मेकर इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? वृक्क, किडनी, मस्तिष्क ब्रेन, हृदय हार्ट, फेफड़े लंग्स। तो पेस मेकर का संबंध है हृदय हार्ट से। अगला सवाल, गुर्दे किडनी के निष्क्रिय होने पर रक्त शोधन की कृत्रिम प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी जब किडनी खराब हो जाती है तो जो आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? द आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ ब्लड प्यूरिफिकेशन ड्यूरिंग किडनी फेल्यूर, पेसमेकिंग, डायलिसिस, सीटी स्कैन, ईसीजी। तो इसका सही जवाब होगा डायलिसिस। अगला सवाल, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु का परमाणु पाया जाता है? विच मेटल एटम इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन में जो है कौन सा मेटल एटम पाया जाता है? तांबा, कॉपर, लोहा, आयरन, मैग्नीशियम, या जिंक? तो इसका सही जवाब होगा लोहा। लोहा जो है ये पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। अगला सवाल, और रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? द रेड कलर ऑफ ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, WBC। तो हीमोग्लोबिन जो है इसकी वजह से रक्त का लाल रंग होता है। अगला सवाल, WBC श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, WBC? ऑक्सीजन का परिवहन, ये तो हीमोग्लोबिन का काम है। हीमोग्लोबिन रोगों से रक्षा प्रतिरक्षा प्रदान करना, इम्यूनिटी, डिसीज डिफेंस, यही इसका काम है। ऑप्शन नंबर बी, रोगों से रक्षा करना, प्रतिरक्षा प्रदान करना, यह WBC का काम है। रक्त का थक्का बनाना विटामिन के का काम है। और प्लेटलेट्स का काम है, प्लेटलेट। अगला सवाल, मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि या अंग कौन सा है? विच ग्लैंड या ब्रेन पार्ट रेगुलेट्स ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम, सेरेबेलम। हाइपोथैलेमस जो है ये ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? सेरिबेलम, सेरेब्रम, या प्रमस्तिष्क बोलते हैं जिसे सेरिब्रम, और मेडुला ऑब्लोंगेटा, या स्पाइनल कॉर्ड? इसका सही जवाब होगा सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। अगला सवाल, शरीर का संतुलन बॉडी बैलेंस बनाए रखने का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर? बॉडी बैलेंस और पोस्चर कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, या थैलेमस? तो सेरेबेलम जो है सेरेबेलम सेरेबेलम काम करता है। सेरेबेलम जो है बॉडी बैलेंस और पोस्चर को बनाने का काम करता है। अगला सवाल, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किस अंग की जांच हेतु होता है? ईसीजी इज यूज टू टेस्ट द फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन? तो ईसीजी जो टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है? मस्तिष्क ब्रेन, हृदय हार्ट, गुर्दा किडनी, फेफड़े लंग्स। तो ईसीजी जो है ये हृदय के लिए होता है, हार्ट के लिए। अगला सवाल, ईसीजी इलेक्ट्रॉन से फेलोग्राम
इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का संबंध किस अंग की जांच से है? ईसीजी टेस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन्स एक्टिविटी? सॉरी सॉरी सॉरी, ईसीजी नहीं, ईसीजी नहीं है। ईसीजी तो अभी पीछे करके आए हो तो हार्ट के लिए ये बोला है ईईजी। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का संबंध किस अंग की जांच से है? ईईजी टेस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन्स एक्टिविटी? तो हार्ट के लिए तो अभी देख रहे हैं ईसीजी होता है, और ईईजी जो है ये है मस्तिष्क ब्रेन के लिए। अगला सवाल, पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त की जाती है? यानी पहली पेनिसिलिन जो है इज ऑब्टेन फ्रॉम विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जीवाणु, बैक्टीरिया, कवक, फफूंद, फंगस, मोल्ड, विषाणु, वायरस या शैवाल, एल्गी? तो कवक, फफूंद से जो है, फंगस, मोल्ड से जो है ये पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। अगला सवाल, गाजर में नारंगी रंग और विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन सा वर्णक है? तो गाजर में जो नारंगी रंग होता है वो विटामिन ए का प्रचुर स्रोत कौन सा वर्णक है? ऑरेंज कलर इन कैरेट्स एंड रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए इज ड्यू टू क्लोरोफिल, कैरोटीन, लाइकोपिन, कैप्सिन? तो इसके से जवाब होगा कैरोटीन की वजह से गाजर का नारंगी रंग होता है। अगला सवाल, टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? द रेड कलर ऑफ टमाटो इज कॉज्ड बाय विच पिगमेंट? कैरोटीन, लाइकोपिन, एंथोसाइनिन, जेंथोफिल? तो लाइकोपिन जो इसका सही जवाब होगा, लाइकोपिन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अगला सवाल, दूध का सफेद रंग किस प्रोटीन के कारण होता है? द वाइट कलर ऑफ मिल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच प्रोटीन? कैरोटीन, केसिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन? तो दूध का सफेद रंग जो है ये केसिन के कारण होता है। अगला सवाल, मानव मूत्र ह्यूमन यूरिन का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? द पेल येलो कलर ऑफ ह्यूमन यूरिन इज ड्यू टू पित्त, बाइल, यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल, क्रिएटिनिन? तो मानव मूत्र यानी ह्यूमन यूरिन का जो हल्का पीला रंग है ये होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण, यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण ह्यूमन यूरिन का रंग हल्का पीला होता है। अगला सवाल, घेगा गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? गोइटर डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ? तो घेगा गोइटर जो है ये किसकी कमी से होता है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम? तो आयोडीन की कमी से जो है घेंगा रोग होता है, गोइटर रोग। अगला सवाल, एनीमिया रोग मानव शरीर में किस कमी से होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट या प्रोटीन इन द बॉडी? आयोडीन, हीमोग्लोबिन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी? तो हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। अगला सवाल, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर स्ट्रेंथनिंग बोन्स एंड टीथ? दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट जो है आवश्यक है, जरूरी है? आयरन, कैल्शियम व फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम? तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा, कैल्शियम व फॉस्फोरस जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। अगला सवाल, घोंघा, सीप व सीपीय प्रणाली जगत के किस संघ फाइलम में आते हैं? स्नेल्स एंड मसल्स बिलोंग टू विच फाइलम इन एनिमल किंगडम? ऑर्थोपोडा, मोलेस्का, एनिलिडा, प्रोटोजोआ? इसका सही जवाब होगा मोलस्का जो है, इसका सही जवाब होगा मोलस्का। मोलस्का जो है इसका सही जवाब होगा, फाइलम जो है मोलस्का। मोलस्का फाइलम में जो है ये घोंघा, सीप और सीपिया प्रणाली आते हैं। अगला सवाल, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम? मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कोर्डाटा, पोरिफेरा? तो आर्थ्रोपोडा जो है ये जो है सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है, जंतु जगत का सबसे बड़ा। अगला सवाल, केंचुए, अर्थवर्म और जोंक किस संघ के प्राणी है? अर्थवर्म्स एंड लीव्स बिलोंग टू द विच फाइलम? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, नेमाटोडा? तो केंचुए और जोंक जो ये एनिलिडा संघ के हैं। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है? द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन विच कलर ऑफ लाइट? हरा, ग्रीन, लाल प्रकाश, रेड लाइट, बैंगनी वायलेट, पीला, येलो? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल प्रकाश। रेड लाइट में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन विच कलर ऑफ लाइट? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेड लाइट। अगला सवाल, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई यूनिटी ऑफ हेरिडिटी क्या है? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? गुणसूत्र, क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, न्यूक्लियस? तो इसका सही जवाब होगा जीन। जीन जो है ये आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई है।
तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमने पूरे 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं साइंस के। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी मैराथन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देना, बस टेंशन नहीं लेना वहाँ पे जाके कुछ भी, बढ़िया जाएगा एग्ज़ाम। ठीक है, तो कल ही मिलते हैं किसी अगली मैराथन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।